बीकॉम पार्ट 3 सब्जेक्ट ABST क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको निम्नलिखित से फ्रम ए और फ्रम बी का आय विवरण तैयार कीजिए। फ्रम ए फ्रम बी फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है 4:1 फ्रम ए का और फ्रम बी का 2:1। इंटरेस्ट फ्रम ए का 300 और फ्रम बी का 1000। ऑपरेटिंग लीवरेज है फ्रम ए का 5:1 और फ्रम बी का 3:1। वेरिएबल एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, वेरिएबल एज परसेंटेज ऑफ सेल्स मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेल्स के हैं 75% और 50%। ठीक है। इनकम टैक्स रेट 45%, 45%। समझ में आ गया। अब अपन आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इसमें ऊपर कह रखा है कि निम्नलिखित से फ्रॉम ए और फ्रॉम बी का आय विवरण तैयार कीजिए। मतलब स्टेटमेंट बनाना, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब है ये सेल्स से स्टार्ट होगा और EAT तक चलेगा। ठीक है ना। और आगे भी मान लीजिए प्रिफरेंस है डिविडेंड है तो EPS तक भी इसको चलाएंगे अपन आगे। प्रिफरेंस है डिविडेंड नहीं है इसलिए अपन EAT तक इसको रखेंगे। ठीक है। तो देखो अपने पास में अभी कुछ भी नहीं है, मतलब वर्किंग नोट के बनाकर और अपन को ये चीज़ें पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है। मतलब सेल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज को कह सकते हैं DFL यानी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। उसका सूत्र होता है EBIT बटा EBT। तो इस सूत्र के माध्यम से अपन EBIT निकालेंगे। ठीक है ना। मैंने लिख रखा है कैलकुलेशन ऑफ EBIT। EBIT कैलकुलेशन अपन करेंगे। ठीक है। तो DFL EBIT, देखो EBT कैसे आता है, EBIT में से इंटरेस्ट लेस करते हैं ना जब EBT आता है। तो मैंने इस जो EBT है ना इसका मैंने रूप चेंज करके और इसको बदल दिया है। हालांकि उसका मतलब वही है। जैसे मैं कहूँ कि 2 और इसकी जगह मैं कहूँ 4-2। 4-2 का मतलब भी 2 ही होगा। मतलब मैंने 2 को दूसरे हिसाब से लिख दिया 4-2, फिर भी 2 ही होगा। तो EBIT में से इंटरेस्ट लेस करेंगे जब क्या आएगा EBT। तो EBT को मैंने कैसे लिख दिया EBIT माइनस इंटरेस्ट। ऐसे ही सेम इस साइड लिख दिया। अब फाइनेंशियल लीवरेज अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है 4:1 फ्रॉम ए का। ये फ्रॉम ए है, वो फ्रॉम बी है। तो फ्रॉम ए का फाइनेंशियल लीवरेज अपन को 4:1 दिया हुआ है। EBIT और इंटरेस्ट अपन को दिया हुआ है इसमें फ्रॉम ए का इंटरेस्ट 300। ठीक है। अब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वर्ज गुणा करेंगे। तो 4 को इससे गुणा करेंगे तो ये तो दोनों कोष्टक में आ गए और 4 आ गया। 1 को EBIT से करेंगे तो EBIT आ गया। अब 4 को EBIT से करेंगे तो 4 EBIT और 4 को 300 से करेंगे तो 1200 और EBIT का EBIT। ठीक है। फिर 4 EBIT आ गया और इस EBIT को इधर लाएंगे तो पहले प्लस में, इस साइड बराबर की चिन्ह से ये इधर आएगी ना तो माइनस में हो जाएगी EBIT। और 1200 इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि इस साइड माइनस में उस साइड जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। 4 EBIT में से 1 EBIT, 1 मानेंगे है ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 मानेंगे। तो 4 EBIT में से 1 EBIT लेस कर देंगे तो 3 EBIT आ जाएगा। 1200 आ गए। अब ये गुणा में इसलिए 3 भाग में चला जाएगा है ना। तो EBIT बराबर 1200 भाग 3। तो 1200 में 3 का भाग देंगे तो 400 आ गया EBIT। इसी तरह से इस साइड करेंगे। इसमें फाइनेंशियल लीवरेज बी फ्रॉम का अपन को दिया हुआ है 2:1। ठीक है। तो EBIT माइनस इंटरेस्ट फ्रॉम बी का 1000 रुपये, 1000 लिख देंगे इंटरेस्ट की जगह ना। मतलब EBT को चेंज कर दिया, EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो EBIT माइनस इंटरेस्ट भी क्या होता है EBT होता है। ठीक है।
फिर फाइनेंशियल लीवरेज 2:1 कर दिया, EBIT बटा EBIT माइनस 1000 आ गया। अब इसको वर्ज गुणा करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जिससे इसमें किया था। तो 2 को इससे गुणा करेंगे, ये कोष्टक में आ गया, 2 बाहर आ गया। 1 को EBIT से करेंगे तो 1 EBIT, एक लिखना जरूरी नहीं है, केवल EBIT लिखा हुआ है उसका मतलब भी 1 है। अब 2 को EBIT से करेंगे तो 2 EBIT, और 2 को 1000 से करेंगे 2000, बराबर का बराबर EBIT का EBIT। अब उस EBIT को इधर ले आएंगे, ये प्लस में इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 2 EBIT में से 1 EBIT चली जाएगी तो 1 EBIT बच गई, और 2000 इधर माइनस के उधर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, तो EBIT बराबर 2000, यानी फर्म ए की EBIT 400 रुपये आ गई और फर्म बी की EBIT 2000 रुपये आ गई। नेक्स्ट देखो, नेटवर्किंग प्रॉब्लम, ये किसी भी प्रॉब्लम की वजह से यदि थोड़ा धुंधला दिखाई दे तो इसकी फ़ोटो मैं ऐप्स में PDF वाले ऑप्शन में डालूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं ना। तो वीडियो देखने से पहले भी आप ये सब चीज़ें अपने नोटबुक में उतार सकते हैं, तो कई बार स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो वहाँ से आप अपने नोटबुक से देख लेना, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स निकाल रहा हूँ मैं अब। तो DOL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो देखो ऑपरेटिंग लीवरेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:1 फर्म ए का, ठीक है, और फर्म बी का दिया हुआ है 3:1। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का सूत्र होता है कंट्रीब्यूशन बटा EBIT। तो मैंने EBIT को तो EBIT रख लिया, लेकिन कंट्रीब्यूशन चेंज कर लिया मैंने, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दे तब भी क्या आता है कंट्रीब्यूशन। तो मैंने कंट्रीब्यूशन की जगह क्या रख लिया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जैसे यहाँ पर मैंने EBT की जगह क्या रख लिया था, EBT की जगह EBIT माइनस इंटरेस्ट रखा था, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर अपन ने कंट्रीब्यूशन की जगह क्या रख लिया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब फर्म ए का, ठीक है, फर्म ए का ऑपरेटिंग लीवरेज 5:1 है, 5:1 लिख दिया। सेल्स, अब सेल्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेरिएबल एज परसेंटेज ऑफ सेल्स 75%, ठीक है। तो 75% को समझो, एक मिनट आप, 75/100, तो इसको परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.75। भाई 75% परसेंटेज यदि हटाना चाहें तो 2 जीरो हटाने के लिए यहाँ पर 2 संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.75 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 75% को क्या कह सकते हैं अपन, 0.75 परसेंटेज हटा दिया अपन ने। तो सेल्स 1 है, इसको 0.75 सेल्स मान लिया, क्योंकि सेल्स का वो 75% है, क्या, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना है 75%। तो मैंने क्या लिख दिया, सेल्स माइनस 75% सेल्स, मतलब सेल्स का 75% वेरिएबल कॉस्ट है, तो सेल्स में से 75% सेल्स घटा देंगे तो फिर कंट्रीब्यूशन अपना बच जाएगा। कुल मिलाकर सेल्स का 75% वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट न लिखकर मैं वहाँ पर लिख रहा हूँ सेल्स ही, मतलब सेल्स का 75% वेरिएबल कॉस्ट है ना, लेकिन वहाँ पर सेल्स सेम करने के लिए मैं सेल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। EBIT देखो यहाँ पर अपने आ गया था 400, वो लिख लेंगे 400। अब इसको वर्ज गुणा करेंगे, 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 400 बराबर सेल्स माइनस 0.75 सेल्स। तो इसको 1 सेल्स मानेंगे, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो 1 सेल्स मानेंगे। तो 1 में से 0.75 चले जाएंगे तो 0.25 सेल्स बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 0.25 सेल्स बच जाएगा। फिर 5 गुणा 400 हो गए 2000, 2000 में किसका भाग देंगे 0.25 का, तो सेल्स कितनी आ जाएगी 8000। इसी साइड देखो फ्रॉम बी का ऑपरेटिंग लीवरेज दिया हुआ है 3:1, कितना दिया हुआ है 3:1, और इसमें आपको कह रखा है कि वेरिएबल एज परसेंटेज ऑफ सेल्स 50%। बी में सेल्स का वेरिएबल कॉस्ट है 50%, ठीक है ना। तो सेल्स जैसे मान लीजिए 1 है, तो इसमें भी परसेंटेज हटाने के लिए वैसे ही करेंगे, 50/100 ये हो जाएंगे 0.50, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे 0.50, परसेंटेज हटा दिया अपन ने।
ठीक है। तो सेल्स का 50% वेरिएबल कॉस्ट है, तो सेल्स माना है 1 है और वेरिएबल कॉस्ट 50 है, 50.50, 50 तो परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाएंगे तो 0.50 बच जाएंगे। तो सेल्स माइनस 0.50 सेल्स, EBIT कितनी है 2000, तो 2000 लिख लेंगे। 6000 कैसे है, 3 को 2000 से गुणा किया तो 6000 आ गए, बराबर सेल्स 1 सेल्स है, उसमें 0.50 सेल्स घटाएंगे तो 0.50 सेल्स बच जाएगी। फिर 6000 में इस 0.50 का भाग देना है तो सेल्स आ जाएगी आपकी 12000 रुपये, यानी फर्म ए की सेल्स आ गई 8000 और फर्म बी की सेल्स आ गई 12000। यदि मान लीजिए थोड़ी बोर्ड पे जगह कम थी इसलिए पास में मैंने लिख दिया, दिखाई देने में कोई दिक्कत आ रही है आपको तो मैं बता रहा हूँ, PDF में इस बोर्ड की फ़ोटो मैं आपको डालूंगा PDF वाले ऑप्शन में ऐप में, वहाँ से पहले आप नोटबुक में उतार लें, थोड़ा बहुत समझ भी लें और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लें और फिर आप वीडियो को देखें। एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें, निश्चित रूप से आ जाएगा। और भाईना बनाएंगे तो फिर तो नहीं आएगा ना, मतलब कोई दिक्कत आ रही है, जैसे मान लीजिए पास में लिखा हुआ बढ़िया तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप पहले PDF में जो मैंने बोर्ड की फ़ोटो डाली है उसमें से आप आराम से जूम करके और अपनी नोटबुक में उतार लें, उसके बाद में आप वीडियो को देख लें, ठीक है ना, दिक्कत आ रही हो तो देखिए फर्म ए की EBIT 400 आ गई, फर्म बी की EBIT 2000 आ गई, फर्म ए की सेल्स 8000 आ गई, फर्म बी की सेल्स 12000 रुपये आ गई। अब जगह नहीं है इस वजह से मैंने आगे का वर्किंग नोट इस साइड बना दिया, ये तीर का निशान लगा दिया मैंने, आगे का वर्किंग नोट मैंने इस साइड बनाया। अब मैं फिक्स कॉस्ट निकालना चाहता हूँ तो देखो मैंने एक सूत्र लगाया है, फर्म ए और फर्म बी अलग अलग है, सेल्स बराबर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही क्या होता है, सेल्स होती है। अब मैंने इस सूत्र को बदल दिया, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट की जगह वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट की जगह फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट की जगह मैंने EBIT लिख दिया, क्योंकि प्रॉफिट को EBIT भी कहते हैं, प्रॉफिट को EBIT भी कहते हैं, ये नोट्स में भी है, जो पहले मैंने इस चैप्टर का नोट्स डाला है उसमें भी लिखा हुआ है, ढंग से देखना, EBIT बराबर EBIT या प्रॉफिट, तो EBIT प्रॉफिट को EBIT मान रहे, ठीक है ना। तो सेल्स कितनी है अपनी 8000 फर्म ए की, वेरिएबल कॉस्ट इसका कितना परसेंट है 75%, सेल्स का वेरिएबल कॉस्ट है 75%, तो 8000 का 75% आ गया 6000, ठीक है। फिक्स कॉस्ट आ गई और प्रॉफिट को EBIT मान लिया, और EBIT कितनी है फर्म ए की 400 लिख लेंगे। आगे देखो 8000 के 8000, 6000 प्लस 400 कितने हो गए 6400, फिक्स कॉस्ट की फिक्स कॉस्ट। अब 8000 ये है, ये 100 पक्षांतर करेंगे तो 6400 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो 8000 में 6400 घटाएंगे तो 1600 फिक्स कॉस्ट आ गई। अब इधर देखो सेल्स बराबर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या मान लिया EBIT, समझ गए। सेल्स कितनी है फर्म बी की 12000, तो सेल्स लिख लेंगे 12000 बराबर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6000 कैसे आई, सेल्स की 50%, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेरिएबल एज परसेंटेज ऑफ सेल्स 50%, तो 12000 का 50% कितना हो गया 6000, फिक्स कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट आ गया और EBIT है 2000, EBIT 2000 यहाँ से क्वेश्चन में नहीं है, यहाँ से लेना पड़ेगा EBIT 2000, प्रॉफिट को ही EBIT मान रहे हैं, अरे ऐसा ही होता है, नोट्स में भी लिखा हुआ है, प्रॉफिट को EBIT मान सकते हैं या EBIT को प्रॉफिट मान सकते हैं। 12000 आ गए, 6000 आ गए वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स का 50% वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट की फिक्स कॉस्ट और EBIT 2000 वहाँ से। अब 12000 आ गए, 6000 प्लस 2000 कितने हो गए 8000, फिक्स कॉस्ट हो गई। अब पक्षांतर करेंगे 12000 ये आ गए, 8000 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, बराबर फिक्स कॉस्ट, 12000 में से 8000 लेस करेंगे तो 4000 फिक्स कॉस्ट आ गई, यानी फर्म ए की फिक्स कॉस्ट 1600 रुपये आ गई, फर्म बी की फिक्स कॉस्ट 4000 रुपये आ गई। अब अपन को स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है ना, इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना है, आय विवरण बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट अपन को बनाना है। सबसे पहले सेल्स लिखेंगे, सेल्स अपनी आ गई 8000 और 12000,
8,000 12,000 माइनस वेरिएबल कोस्ट कितनी है, इसकी 6,000 है और इसकी भी 6,000 है, दोनों की 6,000 है। तो सेल्स में से वेरिएबल कोस्ट घटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन, तो 8,000 में 6,000 घटाएंगे 2,000, 12,000 में 6,000 घटाएंगे तो 6,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से फिक्स कॉस्ट घटाएंगे, फिक्स कॉस्ट आ गया नहीं है 1,600 और 4,000, तो 1,600 और 4,000, तो कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो 2,000 में 1,600 घटाए 400, 6,000 में 4,000 घटाए तो 2,000, EBIT आ गया। फिर कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट घटाते EBIT, EBIT में से इंटरेस्ट घटाएंगे, तो इंटरेस्ट तो आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 300 और 1,000, तो इसका 300 और इसका 1,000। EBIT में से इंटरेस्ट लेस करेंगे, 400 में 300 गए 100, 2,000 में 1,000 गए तो 1,000, ये आ गया EBT। EBIT में से इंटरेस्ट गया तो EBT, EBT में से टैक्स घटाएंगे तो EAT। ठीक है, तो टैक्स की रेट दी हुई है आपको 45% क्वेश्चन में, दोनों फ्रॉम ए की भी 45% है, फ्रॉम बी की भी 45% है। 100 का 45%, 45, 1,000 का 45% हो गए 450 रुपये। तो EBT में से टैक्स घटाएंगे तो EAT आएगा, 100 में से 45 घटाएंगे तो 55, 1,000 में 450 घटाएंगे तो 550। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। यानी सबसे पहले फाइनेंशियल लीवरेज से आपको EBIT निकालना है और ऑपरेटिंग लीवरेज वाले से आपको सेल्स निकालना है और फिर आपको सेल्स का सूत्र लगा के वहाँ से फिक्स कॉस्ट आपको निकालनी है। इसमें मेन चीज़ एक ही है भाई, EBT को चेंज करना पड़ा है यहाँ पर, परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार क्वेश्चन को हल करने के लिए किसी भी चीज़ को अपन को चेंज करना पड़ सकता है। जैसे EBT को अपन ने चेंज कर दिया EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो EBIT में से इंटरेस्ट लेस करते तो क्या आता है EBT, वो इसलिए किया है EBIT सेम हो जाए ताकि EBIT में से EBIT लेस कर सकें, इस वजह से ये अपन ने किया है, EBIT में से EBIT लेस कर सकें, इस वजह से मैंने EBT को चेंज कर दिया EBIT माइनस इंटरेस्ट। वैसे EBIT माइनस इंटरेस्ट का मतलब EBT ही होता है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा मैंने EBT को चेंज क्यों किया है, ताकि EBT में से लेस हो सके। और दूसरा कारण ये भी है कि अपने पास में इंटरेस्ट है, अपने पास में न तो EBIT है न EBT है, दोनों ही नहीं है, लेकिन अपने पास में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया भाई, यहाँ तो इंटरेस्ट आ जाएगा और EBT से EBT अभी लेस हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि कॉन्ट्रीब्यूशन को भी चेंज करना पड़ा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते तो क्या आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि सेल्स का वेरिएबल कॉस्ट 75% है, तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिखना, क्योंकि सेल्स में से सेल्स माइनस हो सकती है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एक मिनट, सेल्स आ गए आपकी 8,000, ठीक है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी परसेंटेज है 75%, तो 8,000 का 75% आ गया, 8,000 का 75% कितना हुआ 6,000, सही है। तो 2,000 आपका क्या आ गया कंट्रीब्यूशन, तो जो भी सेल्स है उसकी 6,000 सेल्स क्या है वेरिएबल कॉस्ट, बचा है जो कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिखना, यहाँ लिखना भाई 8,000 सेल्स है, उसमें से 6,000 सेल्स लेस करेंगे, मतलब 75% सेल्स लेस करेंगे तो 25% सेल्स बच जाएगी और वो 25% सेल्स कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, मतलब सेल्स माइनस सेल्स लिखना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं। मतलब 8,000 सेल्स में से 8,000 सेल्स में 6,000 सेल्स यदि लेस कर दें तो 2,000 सेल्स बच जाएगी, ठीक है ना, मतलब सेल्स का 75% वेरिएबल कॉस्ट है। कुल मिलाकर 75% सेल्स घटा दें तो बचेगी जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि प्रॉफिट तो अपने पास में क्वेश्चन में कहीं है नहीं, तो प्रॉफिट को ही अपन EBIT माने, ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ हो तो प्रॉफिट को ही प्रॉफिट मानेंगे, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट को EBIT मान सकते हैं, वो क्वेश्चन की परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में मान लीजिए अलग से प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट ही रहेगा,
प्रॉफिट ईबीआईटी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट के स्थान पर ईबीआईटी को लिया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा, आप यदि मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। और इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल्स भी होंगे, उनको भी आप करें और एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो इस तरह के क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इनमें थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। सीधा सीधा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम में, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन ही आएगा। जिस तरह से इस क्वेश्चन में अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ी है, इस टाइप के क्वेश्चन आने की एग्जाम में ज़्यादा उम्मीद होती है, ठीक है ना। थैंक यू।